हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फिजिक्स फर्रे और मैं हूं यश स्वामी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो अभी अपन देख रहे हैं फिजिक्स रिवीजन सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। तो अभी तक अपन ने वर्क पावर एनर्जी तक ख़त्म कर लिया, ठीक है। अभी अपन करते हैं सर्कुलर मोशन, फिर उसके बाद में अपन करेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है ना गाइस। तो आपको पता है कि आपको इन वीडियोस को कैसे यूटिलाइज़ करना है। पहले आप फास्ट फॉरवर्ड करके इन वीडियो को फास्ट रिवाइज़ करिए, जिससे आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। इन शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लगा दी है, ठीक है ना। वहाँ से जाकर प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको PYQ लगाने, ठीक है। और यही सब चीज़ें बार बार रिपीटेटिव मोड में करके ही मैंने 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया था गाइस, ठीक है। आप भी करिए, प्रैक्टिस करिए। एक बार समझ में नहीं आए दोबारा करिए, ठीक है ना। बार बार प्रैक्टिस करने से ही परफेक्ट बनते हैं, शुरू में किसी को भी नहीं आता है गाइस, ठीक है ना। तो अभी अपन शुरू करते हैं। और यदि आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें यार, उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं भी अपना इंपॉर्टेंट टाइम में से थोड़ा टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बना पाता हूँ, ठीक है गाइस। तो अभी अपन देखते हैं सर्कुलर मोशन। देखो, पहले तो आपको ये पता पड़ना चाहिए कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, ठीक है। सर्कुलर मोशन होता क्या है? जब पार्टिकल मूव करे, कैसे मूव करे सर? डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, दैट फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स पॉइंट कॉल्ड द सेंटर एंड डिस्टेंस कॉल्ड द रेडियस फ्रॉम सर्कुलर पाथ। मतलब ये बोल रहा है कि जब कोई पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट से, एक ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना, इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, ये डिस्टेंस वेरिएबल नहीं हो, ऐसे ऐसे सेम डिस्टेंस पे चारों तरफ मूवमेंट करता है ना, तो उसको बोलते हैं अपन सर्कुलर मोशन, ठीक है। और इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं अपन सेंटर। क्या बोलते हैं गाइस? इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर बोलते हैं। और इस फिक्स पॉइंट से लेके जो पार्टिकल की बीच की डिस्टेंस होती है ना, उसको बोलते हैं अपन रेडियस। क्या बोलते हैं गाइस? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं। सर्कुलर मोशन बोलते हैं किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड किसी पार्टिकल का एक फिक्स डिस्टेंस पे जो मूवमेंट होता है ना, उसी को बोलते हैं अपन सर्कुलर मोशन बोलते हैं गाइस, ठीक है। अब देखो, अपन नॉर्मल जब नॉर्मल मोशन करवाते हैं पार्टिकल का, तो उस वहाँ क्या लिखते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को या तो एस लिखते हैं या एक्स लिखते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ जब सर्कुलर मोशन होगा ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो उसको किससे लिखते हैं? अपन थीटा से लिखते हैं। तो क्योंकि देखो, यदि एक बार पॉइंट यहाँ पे है, दोबारा यहाँ पे चला गया, तो जो उसने ये एरिया कवर किया ना, उसको अपन एंगल के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं गाइस, उसको बोलते हैं अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। देखो, ऊपर मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा है। देखो, यदि डी क्यू मतलब स्मॉल चेंज, मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, तो उसकी डायरेक्शन होती है और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं अपन। वेक्टर होता है वो, मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर। पर यदि चेंज ज़्यादा हो गया तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसको इसलिए उसको बोलते हैं अपन स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। मतलब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे होती है गाइस? देखो, मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, और मैंने जस्ट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराया, मतलब बहुत छोटा सा। तो आप इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन सा बन के रखता है, उससे आपको डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। लेकिन मैंने जब ये सर्कल बना के खूब ज़्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, मान लो यहाँ से यहाँ तक, बताओ अब इसमें कोई डायरेक्शन बना सकते हो कि आप ऐसे करके? नहीं ना। तो कोई मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी यदि इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ठीक है गाइस। तो आपको ये समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया सर्कुलर मोशन का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दोनों वेक्टर स्केलर फॉर्म समझ में आ गए। अब देखते हैं रेडियस वेक्टर। देखो, आपको मैंने क्या बताया, रेडियस क्या होता है? फिक्स पॉइंट से लेके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस होती है ना, वो रेडियस वेक्टर होती है गाइस, ठीक है ना। तो देखो, वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द सर्कल, जो सेंटर है, इस सेंटर और सर्कल के बीच में जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है ना, तो सेंटर ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन कॉल्ड द रेडियस वेक्टर, ठीक है ना। इट हैज़ द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड द वेरिएबल डायरेक्शन, ठीक है ना। और द डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड्स होती है। मतलब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखो, ये हो गया सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई भी पार्टिकल, तो ये हो गया फिक्स पॉइंट अपना जिसके अराउंड सर्कुलर मोशन हो रहा है, और ये हो गया उसका सर्कुलर पाथ। देखो, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको बोल रहे हैं अपन रेडियस वेक्टर, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि देखो, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? आउटवर्ड होती है, मतलब बाहर की तरफ होती है डायरेक्शन, ठीक है। अपन सेंटर से शुरू करते हैं और पाथ की तरफ लेके जाते हैं, तो मतलब आउटर साइड में होती है। पर देखो, जब ये पार्टिकल यहाँ पे था,
तो ये पार्टिकल यहाँ से पार्टिकल घूम के यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब रेडियस वेक्टर क्या होगा, अब रेडियस वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। देखो ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा। पर ये बताओ क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, क्या मतलब रेडियस यहाँ से यहाँ के बीच की रेडियस चेंज हुई क्या? अब ये तो एक ही सर्कल है ना, तो यहाँ पे मापो या यहाँ पे मापो, रेडियस का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, पर डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी ना। देखो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है। देखो यहाँ पे तो आई केप में हो गया, यहाँ पे वो जे केप में होगा, समझ गया ना। मतलब रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है। रेडियस वेक्टर होता है फिक्स पॉइंट में या सेंटर से लेके पाथ के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसी को बोलते हैं अपन रेडियस वेक्टर बोलते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स रहता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ठीक है ना गाइस। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, कि एक सेकंड में कोई भी प्रोसेस कितनी बार रिपीट हो रहा है उसी को बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया। मतलब यदि मैंने आपको 4 चांटे लगा दिए, ठीक है। अब आप मेरे को बताओगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है। आप देखोगे कि कितने चांटे लगाए, एन या 4 चांटे लगाए, कितने टाइम में लगाए उसको सेकंड में लिख दो। मतलब मान लो आपको मैंने 10 सेकंड में चांटे लगाए 4, तो 4/10 लिख दिया, मतलब 0.4 फ्रीक्वेंसी है। मतलब मैंने एक सेकंड में आपको 0.4 चांटे लगाया, ठीक है ना। वैसे उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल पर सेकंड, ठीक है ना, ये हो गया। पर सेकंड जितने भी रिवोल्यूशन प्राप्त किए गए वो सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी आ गई गाइस। इसको अपन कैसे लिखते हैं, अपन इसको आरपीएस या आरपीएम में लिखते हैं गाइस, ठीक है। मतलब रिवोल्यूशन पर सेकंड या फिर रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है ना गाइस, समझ में आ गया। और देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, 1/t। 1t क्या है, टाइम पीरियड, यही तो लिखा है अपन ने 1/t। यदि आपने को टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड क्या होता है गाइस, टाइम पीरियड होता है एक प्रोसेस को होने के लिए जितना टाइम रिक्वायरमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं अपन टाइम पीरियड। यदि टाइम पीरियड को अपन 1/, कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी अपनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है ना, 1/t। समझ में आ गया। तो अपने को रेडियस वेक्टर भी समझ में आ गया गाइस, अपने को फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गई। अब देखते हैं अपन टाइम पीरियड क्या होता है। देखो इट इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट ए वन रिवोल्यूशन, ठीक है ना। नॉर्मली टाइम टेबल होता है किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने में जितना टाइम चाहिए होता है ना, उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ पे सर्कुलर मोशन में क्या प्रोसेस पूरा हो रहा है, एक रिवोल्यूशन पूरा हो, एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है पार्टिकल। तो एक रिवोल्यूशन में जितना टाइम चाहिए होता है ना, उसका टाइम पीरियड बोलते हैं गाइस। समझ में आ गया। देखो ये हो गया। देखो मैंने ये बता दिया था आपको कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1/n हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। अब देखो ये बताओ मेरे को कि थीटा क्या होता है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, थीटा क्या होता है गाइस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस तो थीटा होता है अपने को। देखो इसको कैसे निकालते हैं ये भी देखते हो। मान लो ये अपना सर्कल है एक, ठीक है, ये सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। देखो ये रेडियस है, ठीक है, ये आर रेडियस है। मैंने बताया ये थीटा है, ठीक है। और ये मैंने आर्क, मतलब ये मैंने चाप कवर किया किसी भी मूवमेंट के दौरान, ठीक है। तो बताओ ये थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा अप इजकल टू, ये मान लो इसको एल मानते हैं, तो ये टेन थीटा इजकल टू एल बटा आर हो जाएगा ना, ठीक है। और थीटा है बिल्कुल थोड़ा, जब लिटिल होता है तो टेन थीटा को क्या लिख देते हैं अपन, लिटिल कंडीशन में थीटा लिख देते हैं। तो थीटा क्या हो गया, एल अपॉन आर। एल को क्या लिख रहे हैं अपन, आर्च लिख रहे हैं, ठीक है गाइस, समझ में आ गया। देखो एंगल क्या होता है गाइस, एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, एस अपॉन आर होता है एंगल, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक अपना हो गया है गाइस, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है थीटा की यूनिट होती है रेडियन या डिग्री लिखते हैं अपन। यहाँ सर्कुलर मोशन में रेडियन ही कवर करते हैं मेनली। आपको कन्वर्जन आता ही है, 2π इजकल टू कितना होता है गाइस, 360 डिग्री। 2π रेडियन इजकल टू 360 डिग्री, पाई इजकल टू 180। इससे आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। अब देखते हैं अपन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। देखो आपने नॉर्मल 1D में क्या पढ़ा है, नॉर्मल 1D में पढ़ा है आपने कि देखो एस होता है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट से अपन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी निकल गया। फिर इसकी एवरेज कैसे निकालते थे, यदि एवरेज निकालना है तो डेल्टा एस अपॉन डी टी, मतलब कवर्ड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और यदि इंस्टेनियस निकालना तो क्या निकालते थे अपन, डी एस अपॉन डी टी। यार वही तो है यहाँ पे वेलोसिटी को अपन एंगुलर को अपन वी को लिखते हैं ओमेगा लिखते हैं, और एस को लिखते हैं थीटा, बाकी तो सब चीजें सेम है। तो देखो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई गाइस, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना, समझ में आ गया। और ये क्या दे रखा है, देखो ए स्केलर क्वांटिटीज है। क्यों स्केलर क्वांटिटीज है, क्योंकि डेल्टा थीटा मैंने बताया था ना, मतलब ये लॉन्ग हो गया,
मतलब ये ज़्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जब ज़्यादा इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्या होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी से क्या ही प्राप्त होगा अपने को, स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होगा ना। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड हो जाएगी गाइस। समझ में आ गया। वैसे ही देखो इंस्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपको कैसे पता है, डी एस अपॉन डी टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पता चला, अपने को मैंने बताया था आपको शुरू में कि जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या पड़ेगा, अपने को वेक्टर ही मिलेगा। पर इसकी भी यूनिट तो यही होगी, रेडियन अपॉन पर सेकंड, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। ये आपको डिनोट कर रखा है कि कैसे कैसे निकालते हैं। देखो फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अपन क्या लिख सकते हैं, ये आपने पहले पढ़ा होगा। देखो ओमेगा क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। अब देखो ये कैसे हो गया, देखो बताओ, ये वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। देखो अपन एक सर्कल कंप्लीट करेंगे तो एक सर्कल में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक ही पहुँच गया। तो आप बताओ, यहाँ तक 90, यहाँ तक 180, यहाँ तक 270 और यहाँ पर 360 हो गया ना। 360 को अपन रेडियन में क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। मतलब एक सर्कल का, एक रिवोल्यूशन का डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड, वो कितना होता है, टी। तो यही तो हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसी को लिखते हैं अपन ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई एफ। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो 1/t को अपन क्या लिख रहे हैं गाइज, एन तो लिख रहे हैं, तो अपन लिख सकते हैं ना ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं सर, समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही है। देखो कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट अपन को, वहाँ क्या लिखते थे अपन, एस इक्वल टू क्या लिखते थे, वी इंटू टी लिखते थे ना। अरे मतलब ये पता नहीं था दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, ये होता था ना वी, ये एक्स इक्वल टू वी इंटू टी लिखते हैं ना अपन। तो वही तो लिखा है यहाँ पे। देखो ये डिस्प्लेसमेंट की जगह ये मान लो एक्स की जगह लिख दिया, ये ओमेगा लिख दिया किसकी जगह, वी की जगह, और टी की जगह लिख दिया टी। बस समझ में आ गया, सेम टू सेम है। आप बस वहाँ से कन्वर्ट करते जाओ, बाकी जो अलग अलग कंसेप्ट है मैं वो आपको अच्छे से समझा ही रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अलग वाली चीज़ें, ठीक है। अब देखो रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी, देखो ये आपको याद रखना ही है। देखो एक तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वी इजकल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है ना। ये इनका वेक्टर फॉर्म भी याद रखना है, और आपको बिना वेक्टर फॉर्म नॉर्मल भी याद रखना हो तो भी आप ऐसे ही याद रखो, वी इजकल टू ओमेगा आर। बोल के देखो मेरे साथ, वी इजकल टू ओमेगा आर, वी इजकल टू ओमेगा आर, वी इजकल टू ओमेगा आर। याद हो गया ना। आप देखो वी इजकल टू ओमेगा आर है, ओमेगा को निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, वी अपॉन आर लिखा सकते हैं अपन गाइस, ठीक है। समझ में आ गया। तो वही लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन द ओमेगा एंड द वी, समझ में आ गया। आप देखते हैं इन द वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में वी इजकल टू ओमेगा आर, ये भी सर हमने तो दोनों पहले ही याद कर लिए थे, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, देखो अब मेरे को ये बताओ एक्सेलेरेशन क्या होता है। देखो एक्सेलेरेशन क्या लिखा था अपन ने, एक्सेलेरेशन लिखा था अपन ने डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। यही तो लिखा था अपन ने एक्सेलेरेशन। देखो थोड़ा कलर भी चेंज कर लेता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। एक्सेलेरेशन यही तो लिखा था अपन ने डी वी अपॉन डी टी, इसमें नहीं दिख रहा होगा तो ब्लैक लिख लेता हूँ, ठीक है। डी वी अपॉन डी टी होता है ना, आपको एक्सेलेरेशन डी वी अपॉन डी टी होता है, ठीक है। अब बताओ मेरे को, बताओ एक्सीलरेशन क्या क्या कर सकता है। देखो वेलोसिटी के पास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैंने ऐसे वी वेक्टर लिख दिया, तो इसका मतलब इसके पास क्या क्या है। एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड है वी, ठीक है, जो नंबर आता है, जैसे कि मैंने लिखा कि 7 मीटर पर सेकंड आई केब, ठीक है, ये मैंने लिख दिया वेलोसिटी, ठीक है। देखो एक तो इसके पास नंबर है 7, ठीक है। एक इसके पास आई केब है, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है। समझ में आ गया। मतलब वेलोसिटी के पास, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो चाहे वो नॉर्मल वेलोसिटी हो, उसके पास एक तो होता है डायरेक्शन होता है और एक इसके पास नंबर होता है, ठीक है। तो देखो अब यदि इस पे मैं एक्सेलेरेशन लगाऊं तो एक्सेलेरेशन क्या कर सकता है, या तो उसके नंबर को चेंज कर सकता है या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। समझ में आ गया भाई। एक्सेलेरेशन तभी तो लगता है, या तो चेंज, एक्सेलेरेशन क्या लिखा अपन ने, देखो डी वी अपॉन डी टी लिखा, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी तो करता है एक्सीलेशन। तो देखो एक्सीलेशन क्या कर सकता है, या तो उसके नंबर में चेंज कर सकता है या फिर इसके डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। देखो अब वहाँ पे तो जब अपन नॉर्मल 1D 2D खेल रहे थे, वहाँ पे तो एक ही टाइप के एक्सीलेशन आता था, वो नंबर भी चेंज करता था और वही डायरेक्शन भी चेंज करता था। लेकिन अब देखो अब चीज़ें बदल जाएंगी। अब यहाँ पे आ जाएगा, अपन सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं ना, देखो यहाँ 2 टाइप के एक्सीलेशन आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा 80, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एक्सीलेशन,
ठीक है, और एक आ जाएगा AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, ठीक है। अब देखो ये AT तो क्या करेगा, AT तो उसके नंबर को चेंज करेगा, ठीक है, और AC क्या करेगा, AC उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। समझ में आ गया, आप बस इतना याद रखो, इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अपन आगे। देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है dv/dt, जो आपको पहले से पता है। अपन v को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो v को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर, तो क्या हो गया d ओमेगा इंटू आर अपॉन dt, कर सकते हैं सर। अब देखो अपन ने जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो डिफरेंशिएशन के टाइम में अपन जब क्रॉस वाले होते हैं, मल्टीप्लाई वाले होते हैं, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक बार इसको बाहर लिख लो, इसका डिफरेंशिएशन करो, एक बार इसको बाहर लिख लो, इसका डिफरेंशिएशन करो। देखो तो यहाँ क्या लिखा अपन ने, डी ओमेगा अपॉन dt इंटू आर, यहाँ अपन ने ओमेगा को बाहर लिख के डी आर अपॉन dt कर लिया। तो देखो समझ में आ गया। देखो तो पहला केस तो क्या बना, डी ओमेगा अपॉन dt क्या होता है, अल्फा। देखो dv अपॉन dt क्या होता था, a होता था, तो यहाँ पे अपन एंगुलर एक्सीलरेशन लिख दिया, तो अल्फा इंटू आर, एक तो ये बन गई टर्म अल्फा इंटू आर, और दूसरी क्या बन गई, ओमेगा डी आर अपॉन dt क्या होता है, ये तो dx अपॉन dt v वही हो गया ना, dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी हो गया, तो ये क्या हो गया, ओमेगा इंटू वी, ओमेगा इंटू वी, एक तो हो गया अल्फा इंटू आर, एक हो गया ओमेगा इंटू वी, ठीक है। देखो अल्फा इंटू आर को बोलते हैं अपन 80, तो देखो यहाँ अपन ने 80 लिखा था ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू आर, ठीक है, और जहाँ AC लिखा उसको बोल सकते हैं अपन ओमेगा इंटू वी, तो ओमेगा इंटू वी, ठीक है गाइस। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी के पास में दो टर्म होती हैं, एक होता है उसका नंबर, एक होता है उसका डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो या एक्सेलरेशन कोई भी आएगा, वो या तो उसके नंबर को चेंज करेगा या उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा, तभी तो उसको एक्सेलरेशन बोलेगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। देखो यहाँ पे नॉर्मल अपन जो मोशन पढ़ते हैं उसमें तो एक ही टाइप का एक्सेलरेशन आता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या आते हैं, दो टाइप के एक्सेलरेशन आते हैं, एक हो जाता है AT ट्रांजिशनल, एक होता है सेंट्रीप्यूटल। देखो ट्रांजिशन कैसे समझ में समझाऊं, देखो ऐसे ये पार्टिकल यदि मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ओमेगा से चल रहा है, ये देखो, तो यदि ये पार्टिकल है तो एक एक्सीलरेशन तो ऐसा लग रहा है जो इधर ही लग रहा है, ठीक है, वो तो क्या करेगा, इसको खींचेगा इधर की तरफ, वो तो क्या करेगा, इसको खींचेगा इधर की तरफ, वो क्या करेगा, इसको AT लगाएगा, AT मतलब इस देखो इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल लगता है ना, उसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशनल, AT हो गया, ठीक है। वो तो क्या करेगा, वो तो इसके नंबर को चेंज करेगा, पर एक लगाएगा देखो अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल, वो क्या करता है, वो इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, मतलब देखो एक पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे एक पार्टिकल जा रहा है V से, मैंने एक एक्सीलरेशन लगाया, एक धक्का लगाया, एक फोर्स लगाया, वो इसको इधर खींच रहा है, ठीक है, और एक उसका इधर खींच रहा है। देखो जो इधर खींच रहा है वो क्या करेगा, वो इसकी डायरेक्शन को इधर मोड़ देगा, धीरे 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 इसको इधर की तरफ मोड़ देगा। समझ में आ रहा है ना, इसको बोल रहे हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल, और जो उसको इधर खींच रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ट्रांजिशनल। समझ में आ गया। देखो AT नंबर को चेंज करेगा, जबकि AC उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। जो AT होता है उसको अपन क्या लिख रहे हैं, अल्फा इंटू आर, वो अपन नीचे यहां से निकाल लिए, और AC को क्या बोल रहे हैं अपन, ओमेगा इंटू वी। गाइस समझ में आ गया, तो यहां तक समझ में आ गया होगा आप तक, ठीक है। अब देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देखो ये क्या होता है, मैंने बताया AT को तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोल रहे हैं अपन आगे। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है ये पैरेलल या एंटी पैरेलल लगता है V के, V वेक्टर होता है ना, उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल लगता है। देखो मैंने बताया ना, V वेक्टर यदि वेक्टर इधर जा रहा है तो इसके इधर लगेगा या तो या इधर लगेगा, ठीक है, इधर लग रहा है तो वेलोसिटी को बढ़ा देगा, इधर लग रहा है तो वेलोसिटी को घटा देगा गाइस, ठीक है। ये क्या होता है, AT होता है dv अपॉन dt इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है ना। देखो ट्रांजिशनल एक्सीलरेशन, जो टेंजेंशियल एक्सिल मोशन होता है, ट्रांजिशनल मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है। देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी करेगा, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, ये नंबर को चेंज करेगा, या ऐसे बोल लो या चेंज इन स्पीड, ठीक है ना, ये केवल स्पीड को चेंज करेगा, ठीक है। वैसे दूसरा क्या हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल क्या करता है, अलोज देखो ये क्या करता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या करता है, ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, ये हमेशा सेंटर की तरफ होता है। मैंने बताया देखो अंदर की तरफ एक लगता है सेंटर की तरफ, उसको बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। उसको क्या बोलते हैं अपन गाइस, AC बोलते हैं। उसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू वी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन आर। क्या लिख सकते हैं गाइस, V स्क्वायर अपॉन आर। तभी तो अपन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं M V स्क्वायर अपॉन आर। ये होता है M, ये होता है एक्सीलरेशन V स्क्वायर इंटू आर। अब V की जगह अपन ओमेगा लिख सकते हो, यहाँ से कन्वर्ट कर ही सकते हो, V ओमेगा इक्वल टू V अपॉन आर। इसको यहाँ लिखोगे तो क्या आ सकता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी आ सकता है गाइस। समझ में आ गया। तो आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी पता चल गया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी पता चल गया। और जब दोनों एक्सीलरेशन कहीं अपन को नेट मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे अपन गाइस, नेट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, नेट मैग्नीट्यूड के निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, दो वेक्टर हैं, एक यदि इधर लग रहा है, एक यदि इधर लग रहा है, तो वेक्टर क्या निकालते हैं अपन, लिखा लेंगे अपन AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। वो कहाँ लिखा है गाइस, आपको ये लिखा हुआ है, ठीक है।
ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक का? मुझे लगता है आप अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड इन सर्कुलर मोशन। देखो ये सर्कुलर मोशन के दो केस आते हैं, एक तो आता है हॉरिजॉन्टल मोशन वाला और एक आता है ये गाड़ी वाला, जो रोड पे गाड़ी चल वाला केस जो अभी आप देख रहे हो। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, विदाउट फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। यदि गाड़ी को सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, किसी भी पार्टिकल को किसी सरफेस पे सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, तो विदाउट फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? देखो क्या यदि कोई गाड़ी ऐसे टर्न ले रहा है, ठीक है ना, कोई व्हीकल ऐसे टर्न ले रहा है, आपको नहीं लगता ये इस कंडीशन में यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के जो सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उसकी वजह से बाहर ही चला जाएगा वो? तो समझ में आ रहा है ना? तो फ्रिक्शन होना जरूरी है किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए। आप स्टेटमेंट के क्वेश्चन के लिए भी याद रख लो। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे आपको समझाया पहले। ठीक है, देखो ये कोई भी एक व्हीकल है। ठीक है, अब ये व्हीकल है, ये टर्न ले रहा है, आपको पता है नीचे क्या लगता है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है mg, ऊपर क्या लगता है n लगता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देंगे। वो कितना लगा देंगे? mv²r। कैसे लगता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का स्यूडो फोर्स लगता है बाहर की तरफ mv²r। और अंदर की तरफ ये, अब देख इस फोर्स की वजह से ये जो व्हीकल है वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो इसको रेजिस्ट कौन करेगा? फ्रिक्शन करेगा। वो कैसे करेगा? वो उसको अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, एक उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो बताओ ये तो आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, अब क्या बैलेंस करेंगे? फ्रिक्शन और mv²r आपस में बैलेंस करने होंगे। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा? फ्रिक्शन की वैल्यू आती है म्यू इंटू एन। अब म्यू की वैल्यू तो आपको दे रखी होगी, एन को क्या लिख सकते हैं अपन? mg। तो म्यू mg इक्वल टू mv²r। अब देखो इस एक अपन ने तो इक्वल कर दिया, पर इस केस में जो फोर्स ज्यादा होगा व्हीकल उसी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, देखो म्यू mg इक्वल टू mv² इन अपॉन r हो गया, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? m से m कट गया गाइस, तो म्यू g इक्वल टू v² अपॉन r। इसको क्या लिख सकते हैं? जी को भी नीचे लेके जा सकते हैं, तो म्यू इक्वल टू v² अपॉन r। अब देखो ये पूछे आपको कि टर्न के दौरान मिनिमम कितना फ्रिक्शन चाहिए, तो आप इससे निकाल सकते हो म्यू मिनिमम इक्वल टू v² अपॉन rg, v² अपॉन rg, v² अपॉन rg। ठीक है, और यदि ऐसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से अपन दौड़ा सकते हैं गाड़ी को, तो v शेप इक्वल टू रूट म्यू rg, v शेप इक्वल टू रूट म्यू rg। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, v मिनिमम के, म्यू मिनिमम के और v मैक्सिमम के। ठीक है गाइस, यदि ब्लैंक है मतलब ऐसे वाला टर्न है, मतलब देखो देखते हो ना आप सड़क पे, यदि आप रोड पे जाते हो तो जहाँ कट होता है वहाँ सड़क ना जो अंदर की तरफ थोड़ा झुकी हुई होती है, वो ब्लैंक, वो इसीलिए तो है बैंक, क्योंकि जिससे अपन को फोर्स बैलेंस किया जा सकता है। देखो इसमें आप ये फॉर्मूले दोनों याद रख लेना। ठीक है, वी मैक्सिमम का और वी मिनिमम का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको गाइस। ठीक है ना, इसमें कोई केस नहीं है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है आपको कि समझना है, आप तो डायरेक्ट इनके फॉर्मूले याद रख लो। ठीक है, टेन थीटा में साइक्लिस्ट वाला क्वेश्चन आता है कि कितना झुकना चाहिए, सेप कितना झुकना चाहिए। ठीक है ना, तो उसमें क्या रहता है गाइस? सेप झुकना हो तो टेन थीटा इक्वल टू v² अपॉन rg, टेन थीटा इक्वल टू v² अपॉन rg, टेन थीटा इक्वल टू v² अपॉन rg। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? देखो ये दे रखा है थीटा, यहाँ से वर्टिकल से आपको थीटा पता करना है साइक्लिस्ट का। तो यहाँ पे अपन ने क्या फॉर्मूले देखे? एक देखा टेन थीटा इक्वल टू v² अपॉन rg, म्यू मिनिमम देखा v² अपॉन rg, और v शेप देखा रूट म्यू rg। बस ये 4-5 फॉर्मूले याद रखने हैं, कंसेप्ट मैंने बता दिया कैसे निकालना होता है। ठीक है, अब देखते हैं गाइस कुछ की कंसेप्ट। वही हो गया कि एंगुलर वेलोसिटी, देखो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो डी थीटा होता है वो क्या होता है गाइस? वेक्टर होता है, जबकि डेल्टा थीटा वो क्या होता है? वो होता है स्केलर होता है। तो बताओ जो इंस्टेंटेनियस जो ओमेगा आएगा वो क्या आएगा? वो हो जाएगा वेक्टर, पर जो ओमेगा एवरेज आएगा वो क्या आएगा गाइस? वो स्केलर आएगा। समझ में आ गया ना? ये दोनों केस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, अब देखो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, देखो रिलेटिव का मतलब क्या होता है गाइस? रिलेटिव का मतलब ये होता है, मैंने ऐसे लिखा VAB, मतलब इसको कैसे रीड करते हैं? VA मतलब VA की वेलोसिटी B के रिलेटिव में, VAB को मतलब होता है A की वेलोसिटी B के रिलेटिव में, ऐसे ऐसे रीड करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसको लिखते कैसे? जहां भी अपन ने ऐसे लिखा हो ना VAB, उसको ऐसे लिख दिया करो VA माइनस VB। ठीक है, VA माइनस VB। अब उसके बाद में क्या इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है अपने को। ठीक है ना, वेक्टर VAB इक्वल टू VA माइनस VB हो गया। ठीक है, आप ऐसे देख लो। देखो आप देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं अपन, देखो यहाँ पे देखता दे रखा है कि वेलोसिटी ओ पे पार्टिकल, ये आपको एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, देखो आपको ये पता है V इक्वल टू क्या होता है गाइस? ओमेगा इंटू R होता है। यदि मैंने पूछा कहीं पे ओमेगा दे रखा है तो आपको क्या लिखोगे? V अपॉन R लिखोगे। ठीक है, ये पूछा है, यदि VA ओमेगा A भी पूछा है तो आप क्या लिखोगे? VAB अपॉन RAB। ठीक है गाइस, ये दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? देखो ये समझो आप। ठीक है,
आपको एक पॉइंट दे रखा है बी, एक पॉइंट दे रखा है ए। एक पार्टिकल इस एंगल यहाँ से देखो, इससे थीटा 1 बना रहा है, इससे बना रहा है थीटा 2, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ओमेगा ए बी क्या लिखोगे, वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन आर ए बी, क्योंकि परपेंडिकुलर ही तो है, जो इसके यहाँ पे है उसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि वी क्या होता है, ओमेगा इंटू आर क्रॉस होता है, क्रॉस में क्या होता है, वी साइन थीटा होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ही चाहिए अपने को, क्योंकि 0 डिग्री होगा तो वहाँ तो 0 हो ही जाएगा ना, 0 से मतलब ही नहीं, अपने को तो परपेंडिकुलर वाली चाहिए। देखो परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी ए राइट अपॉन द बी परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, और दोनों की सेपरेशन की बिटवीन की लाइन लिखना है अपने को, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखा है अपने को परपेंडिकुलर क्या आएगा, इसको एक कंपोनेंट इधर ये वाला और एक कंपोनेंट ये वाला, तो देखो ये वाले कंपोनेंट तो 0 डिग्री वाले हैं, इसका कंपोनेंट भी ये वाला यहाँ पे इधर आएगा, वो भी 0 डिग्री, तो ये कैंसिल हो गए, बचा क्या, एक तो ये कंपोनेंट बचा और एक ये कंपोनेंट बचा, ठीक है। और ये कंपोनेंट आपस में जुड़ जाएंगे, क्यों जुड़ जाएंगे, आपने तो सर बोला था यहाँ पे माइनस लिखते हैं, क्यों लिखते हैं माइनस, अरे तो पर ये तो देखो डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट है ना, अपन इसको माइनस लिखेंगे, माइनस वी बी, क्योंकि देखो ये दोनों ऐसे हैं, ठीक है, पास पास आ रहे होते तो अपन पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखते हैं अपन, ठीक है। अब देखते हैं गाइज अपन सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन मतलब ऐसे, आप समझ रहे हो ना कैसे अपन किसी पत्थर को लेके एकदम गोल गोल चक्री में घुमाते हैं, किसी स्टोन को लेके या किसी चीज़ को अपन घुमाते हैं, उसको बोलते हैं अपन वर्टिकल, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, उसको बोल रहे हैं अपन वर्टिकल प्लेन। अब देखो इसमें क्या, आपको ना तो एक ही केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही वाला केस जो आपको सामने दिया हुआ है। देखो इसमें क्या है, आपको ये दे रखा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल मैंने बना दिया, इसको यहाँ पे एक एक मास है एम, इसको अपन सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये एक तो आपसे पूछता है कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी दी जाएगी ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए। देखो उसके लिए क्या जरूरी है सर्कल कंप्लीट करने के लिए, कि यहाँ पे जाके टेंशन 0 हो कम से कम, इससे पहले यदि टेंशन 0 जाएगा तो वो मास नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन घुमा रहे यहाँ पे जाके टेंशन 0 हो गया रस्सी, तो रस्सी नीचे एकदम मास को नीचे लेके आ जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे टेंशन 0 होना चाहिए कम से कम, उससे पहले टेंशन 0 हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा गाइस, ठीक है। ये देखते हैं, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल वेलोसिटी आती है वो कितनी आती है, आपको पहले से पता होगा, √5 RG, √5 RG, ठीक है ना। यहाँ पे कितनी होती है वो √3 RG, यहाँ पे कितनी होती है √RG, यहाँ पे वापस कितनी √3 RG, मतलब देखो यहाँ चेंज कितना आ रहा है, हर 90 डिग्री के बीच में, हर 90 डिग्री के बीच में √2 RG का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। वेलोसिटी में हर 90 डिग्री में √2 RG का डिफरेंस आ रहा है गाइस, ठीक है। फिर देखते हैं एक इसी कंडीशन में देखते हैं अपन टेंशन देखते हैं। देखो टेंशन क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है, टेंशन क्या होगा ये बताओ, यहाँ टेंशन क्या होगा, एक तो mg होगा और एक क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv² तो वहाँ वेलोसिटी √5 RG लगाएंगे तो कितना mg आएगा, 6 mg आ जाएगा, क्योंकि 5 mg², एक mg² तो 6 mg। यहाँ पे टेंशन क्या आ जाएगा 0, मतलब ये क्रिटिकल है, इससे कम नहीं होना चाहिए वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 mg, ऐसे मतलब यहाँ पे आपने सर्कुलर देखा, यहाँ पे क्या आनी चाहिए वेलोसिटी √5 RG, यहाँ पे √3 RG, यहाँ पे √RG, ये तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ये टेंशन कितना आना चाहिए, यहाँ 6 mg और यहाँ पे 0 टेंशन। समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया होगा, ये निकालना पता ही आपको, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, टी मैक्सिमम और टी मिनिमम का डिफरेंस कितना आएगा, चाहे कितनी वेलोसिटी क्यों ना दे, यहाँ पे ज़्यादा भी वेलोसिटी दे देगा तो यहाँ पे टेंशन भी ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पे टेंशन ज़्यादा, यहाँ पे भी टेंशन ज़्यादा, पर उनका डिफरेंस हमेशा 6 mg के बराबर ही आता है गाइस, क्योंकि वेलोसिटी तो इतनी चेंज हो रही है ना, तो वेलोसिटी की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में चेंज की वजह से ही तो ये टेंशन में चेंज हो रहा है, तो वो फिक्स रहता है 6 mg के बराबर ही, ठीक है। मैंने ये भी दे रखा है कि एवरी 90 डिग्री के लिए ना टेंशन में 3 mg का चेंज आता है, वेलोसिटी में √2 RG का चेंज आता है गाइस, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ तक की समझ में आ गई है। उसके बाद में देखो आपको दे रखा है, हाँ ये देखो ये चीज़ें, कि यदि वेलोसिटी अपन ने कम दे दी या फिर ज़्यादा दे दी तो क्या क्या होगा, ठीक है। ये वाला केस देखते हैं। देखो वेलोसिटी मैंने √2 RG से भी कम दे दी है, 0 से ज़्यादा है लेकिन √2 RG से कम है। देखो √2 RG से अपन ने कम दे दी तो यहाँ तो √2 RG तो यहाँ तक भी नहीं ले जा पाएगा उसको, √2 RG मतलब पार्टिकल यहाँ से ही लेगा और इससे पहले ही ना अपना पाथ छोड़ देगा, मतलब लोअर हाफ सर्किल में गति करेगा वो, यहाँ से यहाँ तक ही लेगा बस वो, ठीक है। टी टेंशन उसका कभी 0 नहीं होगा, टेंशन 0 होने के लिए कम से कम उसको हाफ सर्किल तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, इसके ऊपर ही टेंशन 0 पॉसिबल हो सकता है, नीचे नहीं। तो वेलोसिटी 0 जाएगी, मतलब यहाँ पे जाके रुक जा रहा है, ये सही बात है। और एक्सीलेशन है नोट टेकन, एक्सीलेशन तो है उसके पास में पर नोट लीव द पाथ, क्या वो पाथ को लीव कर रहा है, इसी सर्कल में घूमेगा, वैसे गिर थोड़ी ना रहा है कहीं भी, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। पर यदि उसको √2 RG से तो ज़्यादा दे दिया लेकिन √5 RG जो क्रिटिकल है उससे अपन ने कम दे दिया तो क्या हो जाएगा, तब वो देखो यहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं,
पर देखो यहाँ पे एक मोशन करेगा वो, ठीक है। तो मतलब अब पर हाफ सर्किल में करेगा, टेंशन जीरो, मतलब उसका यहाँ पे जाके कहीं पे टेंशन जीरो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी जीरो होगी क्या? वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, उसकी टेंशन जीरो जाएगा। पैराबोलिक पाथ पे मतलब यहाँ तक तो जाएगा वो, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ से फिर वो फ्री फॉल करेगा, ठीक है। तो उसका पैराबोलिक पाथ बन जाएगा। लीव पाथ मतलब पाथ को लीव कर दिया, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट किया क्या? नहीं किया सर्कल कंप्लीट। वैसे देखो अपन ने यदि उसको रूट 5 आर जिसे ज़्यादा वेलोसिटी दे दिया तो फिर अब वो आराम से पूरा सर्किल भी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। टेंशन भी उसका जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगी, और नोट लीव द सर्कुलर पाथ, वो आपको सर्कुलर पाथ को भी लीव नहीं करेगा गाइस, ठीक है। तो मेरे को लगता है मैंने सर्कुलर मोशन के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको जरूरी है वो सारे कवर करवा लिए हैं गाइस, ठीक है। आप बार बार इन फॉर्मूलाज को रिपीट करो जिससे आपको फॉर्मूलाज याद होंगी, ठीक है। उसके बाद में आप PYQ करो जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यार आप ऐसे ही चीज़ें बार बार रिपीट करते जाओगे ना तो आपको मज़ा आने लगेगा फिजिक्स पढ़ने में, और आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद में आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जो आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं वो सब चीज़ें अटेम्प्ट करना, ठीक है। यदि आपको वीडियोस हेल्पफुल हो रहा है गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यार, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है ना। उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। कोई भी डाउट्स हो आपको, कोई भी क्वारीज हो या कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।